नमस्कार साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज जो अपन जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वह है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और पूर्वी मैदानी प्रदेश किन किन सेंटीमीटर की समवर्षा रेखाओं के मध्य आया हुआ है। पिछली कक्षाओं में हमने बात की थी कि अरावली पर्वतमाला के पूर्व में जो फैला हुआ भाग है ये कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के पश्चिम की तरफ जो फैली हुई है वह है अरावली पर्वतमाला। और इस पूर्वी मैदानी प्रदेश के पूरब की तरफ जो फैला हुआ है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो 50 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखाओं के मध्य जो फैला हुआ है उसे हम कहते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस प्रदेश का जो निर्माण हुआ, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका जो निर्माण हुआ कौन से काल में हुआ, तो इसका जो निर्माण हुआ वो हुआ प्लीस्टोसीन युग के अंदर इसका निर्माण हुआ। और ये जो भारत का कौन से भाग का अवशेष माना जाता है? भारत के भौतिक प्रदेश, यानी भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो भारत को मुख्य रूप से 5 भौतिक भागों में बांटा गया है, जिसमें से कौन से प्रदेश का ये अवशेष माना जाता है? तो ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है किसका अवशेष माना जाता है भारत? तो ये है उत्तर का विशाल मैदान, यानी भारत के उत्तर के विशाल मैदान का ये भाग माना जाता है। और इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो निर्माण हुआ किसके द्वारा हुआ? नदियों के द्वारा। नदियों के द्वारा निर्मित है। और नदियों के द्वारा निर्मित होने के कारण इस प्रदेश के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी मिलेगी इस प्रदेश के अंदर? मिट्टी मिल रही है जलोढ़ मिट्टी। और अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करें अपन, तो जलोढ़ मिट्टी राजस्थान की या भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। तो इसमें लिख सकते हैं अपन सबसे उपजाऊ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। अब हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के कौन से भौतिक भाग में फैली हुई है? तो हमारा आंसर क्या होगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। इसके बाद देखते हैं अपन इस प्रदेश का अपन कह सकते हैं वर्गीकरण। यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, इसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो देखिए, ये जो पहला भाग है इसमें अब जो पहला भाग मिल रहा है अपन को इसे कहते हैं माही का मैदान। बीच वाला जो भाग है
ये जो नदी है, और एक यहाँ पर जो नदी चलती है, उस नदी के आधार पर इस प्रदेश का नाम रखा गया है। यानी दो नदियों के आधार पर। तो ये जो प्रदेश है दूसरे नंबर पर, इसे कहते हैं चंबल बनास का मैदान। इसके बाद तीसरे नंबर पर जाओगे तो ये जो प्रदेश है ये कहलाता है बाणगंगा का मैदान। तो हमने देखा कि माही का मैदान नंबर 1, नंबर 2 चंबल बनास का मैदान, और नंबर 3 है बाणगंगा का मैदान। और हमने कहा कि इस प्रदेश का निर्माण किसके द्वारा हुआ? नदियों के द्वारा। तो नदियों के द्वारा इस प्रदेश का निर्माण होने के कारण हमने इस नदियों के आधार पर इस प्रदेश का नाम, यानी इस प्रदेश का जो वर्गीकरण किया गया है मुख्य रूप से कितने भागों में किया? 3 भागों में किया गया। अब इसका जो वर्गीकरण करेंगे अपन, इसको 3 टुकड़ों में पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले जो हमारी बात होगी, अपन कहेंगे कौन सा? माही का मैदान। यानी नंबर 1 कौन से प्रदेश के बारे में अपन बात करेंगे? माही का मैदान। अब आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, मैप में देख लीजिए कि जब यहाँ पर बात होगी कि ये जो भाग है, ये दक्षिण वाला भाग, यहाँ पर कौन सा जिला मिल रहा है? यहाँ पर बांसवाड़ा। इसके बाद इसके ऊपर जाएंगे अपन, यहाँ पर कौन सा जिला नजर आ रहा है हमें? यहाँ पर जो जिला मिल रहा है वो है प्रतापगढ़। इसके बाद यहाँ पर आगे पहुँचेंगे अपन, यहाँ कौन सा जिला मिल रहा है? यह है डूंगरपुर। और देखिए जो नया जिला बना यहाँ पर सलूमबर। और इसके बाद ये कौन सा है? उदयपुर। यानी हम अगर बात करें राजस्थान के दक्षिणी भाग की बात करें अपन, कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है जिसे माही का मैदान, किसका भाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का पहला भाग, इसे माही का मैदान कहते हैं। और माही का मैदान मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4 और 5 लगभग 5 जिलों में फैला हुआ है। अब इस माही के मैदान को अपन देखते हैं आगे। तो वर्गीकरण की जब बात होगी, आप लिखोगे इसको कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। नंबर 1 माही का मैदान। याद रखना साथियों, माही के मैदान का जो दूसरा नाम है इसे भाटी का मैदान भी कहा जाता है। भाटी का मैदान। नंबर 2 जब जाएंगे अपन, यहाँ पर देखेंगे चंबल और बनास का मैदान। और तीसरे नंबर पर जाएंगे अपन तो बाणगंगा का मैदान। यानी इस प्रदेश के साथ साथ हम यहाँ पर नदियों की भी बात करेंगे। कौन कौन सी नदी की बात करेंगे अपन? माही नदी, चंबल नदी, बनास नदी और बाणगंगा नदी। इनके आधार पर ही इस प्रदेश का जो नामकरण रखा गया है वो। तब अपन नजर डालते हैं सबसे पहले नंबर 1, इसका जो पहला भाग है माही का मैदान। माही का मैदान। अब जो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, पहले इसको मैप के माध्यम से अपन समझते हैं। और ये जो जिला आया हुआ है इधर, यहाँ पर पहले जिले बना देते हैं अपन। यहाँ पर देखो, ये कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के ऊपर प्रतापगढ़। डूंगरपुर, उदयपुर
और ये जो बना सलूम्बर। दोस्तों आपको पता ही है कि इस तरफ जो राज्य कौन सा है मिल रहा है, मध्य प्रदेश। और हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो 10 जिलों की सीमा लगती है। और हमने कहा कि ये जो लंबाई है कितनी है, 1600 किलोमीटर की लंबाई है। यानी हमने कहा पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है कौन सा, एमपी। और हमने ये भी देखा कि मध्य प्रदेश के साथ जो झालावाड़ जिला है सर्वाधिक सीमा लगती है। इसके बाद हमने देखा भीलवाड़ा न्यूनतम सीमा बनाता है। ये सारी बातें हमारी हुई थी। और ये जो भाग है इधर वाला, यानी हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश, याद रखना मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर एक पर्वत आया हुआ है। कौन सा पर्वत? इस पर्वत को लेकर आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि हमें एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को विभाजन करने वाला पर्वत कौन सा है। तो मैप के माध्यम से अपन नज़र डालें कि ये जो हमारा भारत है, और इस भारत के बीच में यहाँ पर ये जो पर्वत आया हुआ है, इस पर्वत को कहते हैं कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वतमाला। यानी विंध्याचल पर्वतमाला क्या करता है? भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। ये जो भाग है इसके उत्तर वाला, इसे कहते हैं अपन उत्तरी भारत, और ये जो भाग है कौन सा? दक्षिणी भारत। तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या बना कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को विभाजन करने वाला पर्वत कौन सा? विंध्याचल पर्वत। कौन से राज्य में आया हुआ है? एमपी में। हम उसी की बात कर रहे हैं। यानी हमने कहा कि ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है, इस विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर, यानी जो पर्वत है, इस पर्वत के अंदर बीच बीच में जगह जगह पे क्या मिलती है? पहाड़ियाँ। तो याद रखना कि एग्जाम में पूछे पर्वत कौन सा, तो हम कह सकते हैं विंध्याचल पर्वत। और पहाड़ियाँ कौन सी? तो यहां पर जो पहाड़ियां मिल रही है, तो पहाड़ियां कौन सी मिलेगी यहां पर? अममोर की पहाड़ियां। और कई बार पूछा जाता है जिला कौन सा, तो जिला है आपके थार। गांव कौन सा? सरदारपुरा गांव। इतना लिखने के बाद कई बार से पूछ लिया जाता है कि झील कौन सी है, तो यहां पर जो झील मिल रही है उस झील का नाम मेहंद झील। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि माही का मैदान, और माही के मैदान में हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन सी नदी को लेकर? माही नदी को लेकर बात करें सब कि माही नदी का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है? तो राज्य की बात हो रही तो हमने कहा सब एमपी।
और इसमें कहा कि पर्वत कौन सा, तो विंध्याचल पर्वत। और पहाड़ियाँ कौन सी, तो हमारी बात हुई थी अमोर की पहाड़ियाँ। जिला थार, गांव सरदारपुरा, झील महंद झील। यहाँ से एक नदी की उत्पत्ति होती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं अपन? हम बात कर रहे हैं माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। यहाँ तक क्लियर? यानी माही नदी को उद्गम स्थल को लेकर अगर हमारे से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बने तो हम उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब देखिए कि हमने कहा यहाँ से इस नदी की उत्पत्ति हो रही है। अब ये जो नदी चल रही है यानी एमपी में बहने के बाद हमने कहा कि ये जो हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान का जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर, इन दोनों जिलों की सीमा बनाते हुए यहाँ से एक रेखा गुजरती है। और वो कौन सी रेखा है? आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा और एग्जाम में पूछा जाता है कर्क रेखा। और कर्क रेखा को अपन कह सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी कर्क रेखा राजस्थान के, देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा, इन दो जिलों की क्या बना रही है? वो सीमा बना रही है। और बांसवाड़ा जिले से क्या कर रही है? बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है। तो हमारा क्वेश्चन आपसे पूछे कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि 2 जिलों से होकर गुजरती है। 2 जिलों से होकर गुजरती है। और 2 जिले कौन कौन से? तो आप लिखोगे नंबर 1 कौन सा? डूंगरपुर। और नंबर 2 कौन सा? बांसवाड़ा। और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि किन किन जिलों की सीमा बनाते हुए निकल रही है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर की। तो ये जो कर्क रेखा है, और यहाँ पर अपन फिर क्वेश्चन लेते हैं एक बार कि अगर एग्जाम में पूछे कि ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर हमने कहा कि पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली, यानी हम बात कर रहे हैं इस पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली ये जो रेखा है बीच में कौन सी? तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेखा है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। इसी प्रकार ये जो कर्क रेखा है, उत्तर में, और ये आई हुई है मकर रेखा। मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को कि एग्जाम में पूछा जाता है कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली नदी कौन सी है। यानी ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा कि कर्क रेखा को, हमने कहा कर्क रेखा को 2 बार विभाजित नदी कौन सी है? तो अपन किसकी बात कर रहे हैं कि माही नदी। माही नदी क्या कर रही है? कर्क रेखा को 2 बार विभाजित कर रही है। और कौन से राज्य में कर रही है? आपको पता ही है कि हमारे राजस्थान में, जिसकी बात अभी अपन करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन लिया कि अगर आपसे पूछिए कि भूमध्य रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली नदी कौन सी है, और ये तीनों नदियां पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है, वो कौन सी है? माही नदी। उसी प्रकार से हमने कहा कि भूमध्य रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली नदी कौन सी है, तो हम कह सकते हैं कि कौन सी नदी? कांगो नदी। या इसी कांगो नदी का जो दूसरा नाम है कौन सी नदी? इसे कहते हैं जायरे नदी। कांगो नदी या जायरे नदी क्या करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार विभाजित करती है। इसी प्रकार से अगर पूछे कि इस मकर रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली नदी कौन सी है, तो इस मकर रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? लिम्पापो नदी।
यानी 3 नदियों की बात हुई। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार विभाजित करती है। उसी प्रकार से कांगो नदी या जायरे नदी है, भूमध्य रेखा को 2 बार विभाजित करती है। इन दोनों नदियों की तरह माही नदी है जो राजस्थान के अंदर कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है, जिसकी बात अपन कर रहे हैं। तो अब देखिए, हमने कहा कि ये जो नदी है कौन सी, माही नदी। तो माही नदी मध्य प्रदेश राज्य से विंध्याचल पर्वत के अमोर की पहाड़ियों से निकलती है। अब निकलने के बाद इसी नदी को देखिए कि ये जो नदी निकल रही है, निकलने के बाद राजस्थान के कौन से जिले में प्रवेश करेगी, तो जिला कौन सा मिल रहा है यहाँ पर, बांसवाड़ा। कौन से जिले के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश कर रही है। लेकिन याद रखना यहाँ पर ये जो पूछा जाता है कौन से स्थान पर प्रवेश कर रही है, तो जो स्थान है, कौन सा स्थान मिलेगा आपको, खाटू गांव। कौन सा, खाटू गांव। यानी माही नदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खाटू गांव में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद में देखिए दोस्तों, याद की ये क्या कर रही है, कर्क रेखा को विभाजित कर रही है। यानी प्रवेश करते समय कर्क रेखा को विभाजित करने के बाद में यही नदी कहाँ जाएगी, यही नदी राजस्थान के कौन से जिले में, बांसवाड़ा में बहने के बाद में प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ में बहने के बाद में ये नदी क्या करेगी, पुनः देखिए कौन सी दिशा की ओर, पश्चिम की तरफ मुड़ जाएगी। और पश्चिम की तरफ मुड़ने के बाद में कौन से जिले में जा रही है, डूंगरपुर के अंदर। और डूंगरपुर में बहने के बाद में ये नदी क्या करेगी, पुनः जिस दिशा से आई, कौन सी दिशा से, दक्षिण से, और दक्षिण की दिशा से आई तो पुनः क्या करेगी, ये वापस दक्षिण की तरफ जाएगी। और दक्षिण की तरफ जाएगी तो इधर कौन सा राज्य आ रहा है यहाँ पर, तो अगर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो राज्य मिल रहा है कौन सा, गुजरात। और गुजरात के कौन से जिले में हम कह सकते हैं, पंचमहल। गुजरात के पंचमहल जिले से होते हुए नदी क्या करेगी, पुनः लौट जाएगी। और हमने देखा इस नदी का जो डायग्राम के माध्यम से हमने देखा कि ये नदी इस प्रकार से राजस्थान के अंदर बहती है। और हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सी नदी है जो राजस्थान के अंदर बहती है और अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे यू अक्षर के समान बहती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, कौन सी नदी, माही नदी है जो अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे यू अक्षर के समान बहती है। एग्जाम में पूछा हुआ, लैब का जो एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन पूछा था। अब हम इस नदी की बात कर रहे हैं कि ये नदी जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर प्रवेश करती है। जब तक ये नदी बांसवाड़ा के अंदर रहती है दोस्तों, याद रखना, तब तक हम इस बांसवाड़ा के अंदर इस नदी का नाम क्या होता है, हम इसे कहते हैं माही नदी। बांसवाड़ा में बहने के बाद ये नदी कहाँ जा रही है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर जा रही है। और जैसे ही प्रतापगढ़ जिले के अंदर जाएगी, जब प्रतापगढ़ जिले के अंदर ये नदी प्रवेश करेगी तो प्रतापगढ़ वाले इस नदी का नाम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और इस नदी को प्रतापगढ़ जिले के अंदर क्या कहते हैं, इसे कहते हैं काठल। यानी काठल के नाम से ये नदी राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में बहती है। और प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद ये नदी क्या करेगी, आगे कौन से जिले में जा रही है, डूंगरपुर के अंदर। जैसे ही डूंगरपुर के अंदर जाएगी ये नदी, तो डूंगरपुर में क्या होगा, एक बार फिर इस नदी का नाम चेंज होता है। यानी डूंगरपुर वाले इस नदी को क्या कहते हैं, वागड़। क्या कहते हैं, वागड़। यानी हम इस नदी की बात कर रहे हैं कि माही नदी को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में जब ये नदी बहती है तो इसे माही नदी के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जब यही नदी आगे कहाँ जाती है, आपके प्रतापगढ़ में जाती है तो इसे क्या कहते हैं, काठल। और यही नदी डूंगरपुर में जब जाती है तो डूंगरपुर वाले इस नदी को क्या कहते हैं, वागड़। और याद कीजिए, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश किन किन जिलों को कहते हैं, तो वागड़ प्रदेश की जब बात होगी तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन दोनों जिलों को इस नदी के कारण वागड़ प्रदेश कहा जाता है। इसी प्रकार से देखिए, आपसे पूछा जाता है काठल का मैदान
या काठल प्रदेश किसे कहते हैं, तो कौन से जिले में, जब प्रतापगढ़ के अंदर जाओगे तो इसे काठल का मैदान या काठल प्रदेश कहते हैं। तो कौन सी नदी की बात करें अपन, माही नदी की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें आगे और समझते हैं अपन कि जब ये नदी यानी ये बांसवाड़ा है, ये जो बांसवाड़ा है और ये इधर आया हुआ कौन सा, प्रतापगढ़। अब बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ यानी हम कह सकते हैं कि बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ इन दोनों के बीच में, यानी जब ये नदी है, इस नदी के कारण यहाँ छोटे छोटे खूब सारे क्या मिलते हैं, यहाँ पर नदी नाले। यानी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इन दोनों के बीच में छोटी छोटी नदियाँ हैं, छोटे छोटे नाले हैं। तो छोटी छोटी नदियाँ और नालों के कारण यहाँ पर कितने 56। और दूसरी चीज अगर अपन देखें कि राजस्थान का जो ये दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग के अंदर कौन सी जाति सर्वाधिक निवास करती है, तो आप कहोगे आदिवासी लोग इस भाग में सर्वाधिक रहते हैं। और आदिवासियों में भी अगर अपन बात करें कौन से, भील है, मीणा है, सहरिया है, वो सभी यहाँ पर इस जाति के लोग रहते हैं। तो देखिए आप लोग कि जो भील जाति है, यानी हम राजस्थान के दक्षिण भाग में अगर अपन जाएंगे तो वहाँ जो भील जनजाति है, और आप लोगों को पता ही है कि भीलों के जो मकान है, भील क्या करेंगे, वो कैसा, यानी एकांकी अलग अलग रूप से भील एक साथ समूह के रूप में निवास नहीं करते हैं, क्योंकि वो अलग अलग भागों के रूप में रहते हैं। अगर हम कहें कि पहाड़ी भागों के ऊपर भी रहते हैं और कई भील जो होते हैं वो मैदानी भागों में भी रहते हैं, ठीक है ना। तो इसी कारण हम बात करें कि यहाँ पर जो भील है अलग अलग गांवों में रहते हैं। तो इसी कारण यहाँ पर क्या अपन कह सकते हैं कि 56 नदी नालों का समूह, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 56 गांवों का समूह पाया जाता है। 56 गांवों का समूह पाया जाता है। किन किन के बीच में, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 नदी नालों का समूह या 56 गांवों का समूह होने के कारण इसे कहते हैं कौन सा, 56 का मैदान। आपसे पूछा जाता है कि 56 का मैदान राजस्थान के किन किन जिलों में है। 56 का मैदान राजस्थान के किन किन जिलों में, तब उनकी बात होगी। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों को 56 का मैदान कहते हैं। कहने का जो रीजन था, हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की कि यहाँ पर 56 नदी नाले या 56 गांवों के समूह को 56 का मैदान कहते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन कि ये जो पूरा का जो भाग है, यानी हमने कहा कि ये जो नदी है इस प्रकार के शेप में बहती है। फिर हमने कहा कि ये जो नदी है राजस्थान में प्रवेश करते समय कर्क रेखा को विभाजित किया था, और इसके बाद में वापस राजस्थान से जाते वक्त क्या किया इसने, कर्क रेखा को विभाजित किया था। अब और इसके बाद में फिर हमारी बात हुई थी कि राजस्थान के कौन से बांसवाड़ा जिले के अंदर बहती है। इसके बाद फिर हमारी बात हुई थी कि ये कौन से जिले में जाती है, प्रतापगढ़, और लास्ट में जाती है कौन से, डूंगरपुर के अंदर। और हमने ये भी कहा कि जब ये बांसवाड़ा के अंदर है, यानी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर माही नदी पर बांध, कितने बांध बने हुए हैं इस नदी के ऊपर, तो इस नदी के ऊपर कितने बांध हैं, 3 बांध हैं। अब देखिए सबसे पहला जो बांध है वो कहाँ पर बना हुआ है, इस बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा के अंदर जो पहला बांध है, इस बांध को कहते हैं माही बजाज सागर बांध। कौन सा, माही बजाज सागर बांध। अब एग्जाम में पूछा जाता है माही बजाज सागर बांध राजस्थान के कौन से जिले में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बांसवाड़ा जिले के अंदर है। और ये जो माही बजाज सागर बांध है ये राजस्थान और गुजरात की
संयुक्त परियोजना है। यानी मैं कहूँ कि ये जो नदी है भारत के कितने राज्यों में बहती है, तो आप कहोगे कि नंबर 1 कौन सा, एमपी। एमपी में बहती है। एमपी के बाद में कहाँ जाएगी, ये हमारे राजस्थान के अंदर आती है। और राजस्थान के बाद में ये कहाँ पे जाती है, तो आप कहोगे गुजरात के अंदर जाती है। यानी 3 राज्यों के अंदर ये नदी बहती है। कौन सी, माही नदी। लेकिन इस नदी के ऊपर माई बजाज सागर बांध जो परियोजना है, ये परियोजना किन किन की है, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। याद रखना, यहाँ पर पूछा जाता है इसमें कि इसमें जो राजस्थान की जो हिस्सेदारी है, यानी हम कह सकते हैं इसमें जो राजस्थान की कितने प्रतिशत भागीदारी है, इसमें 45% राजस्थान की है। और गुजरात की कितनी है, इसमें 55% इसकी जो हिस्सेदारी है वो किसकी है, गुजरात की है। यानी राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी नहीं है। और इसमें आप लोग एक चीज़ और याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमें पूछा जाता है कि इस नदी से यानी माई बजाज सागर बांध से जितनी भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है उसका 100% उपयोग कौन करेगा, केवल राजस्थान। तो इसमें अपन लिख सकते हैं जल विद्युत का उपयोग 100% केवल राजस्थान करता है। ये एलडीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एलडीसी का जब एग्जाम हुआ उसमें पूछा कि निम्न में से कौन से बांध से राजस्थान 100% जल विद्युत का उपयोग कर रहा है, तो कौन सा, माई बजाज सागर बांध। तो हमने कहा कि माई बजाज सागर बांध राजस्थान के कौन से जिले में है, तो हमने कहा बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। और ये उनकी बात हुई। इसके बाद देखते हैं कि बांसवाड़ा के अंदर यहाँ पर एक और बांध बना हुआ, छोटा सा बांध है। और इस बांध को कहते हैं कौन सा, कागजी पिकअप बांध। कागजी पिकअप बांध राजस्थान के कौन से जिले में है, तो वो है बांसवाड़ा के। यानी इस नदी के ऊपर कुल 3 बांध बने हुए हैं, जिसमें से राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में कुल कितने बांध बने हुए हैं, 2 बांध। पहला कौन सा था, माई बजाज सागर बांध। दूसरा कौन सा बांध है, कागजी पिकअप बांध। कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर। फिर हमने कहा कि ये जो नदी है आगे कौन से राज्य में जाती है, गुजरात के अंदर। तो जब ये गुजरात के अंदर जाती है तो गुजरात के अंदर इस नदी के ऊपर एक और बांध बना हुआ है, तीसरा बांध। और तीसरा बांध कौन सा, कड़ाना बांध। यानी एग्जाम की दृष्टि से हमें पूछा जाता है कड़ाना बांध किस राज्य में है, गुजरात के अंदर। और किसका, केवल गुजरात का है। ये केवल गुजरात की है, इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी नहीं है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी दे दिया जाता है, निम्न में से कौन से बांध में राजस्थान की हिस्सेदारी नहीं है, तो कौन सा होगा, आपके कड़ाना बांध। और ये कौन सी नदी की बात कर रहे हैं अपन, माही नदी की बात कर रहे हैं। यानी माही नदी के ऊपर हमने देखा कुल कितने बांध है, 3 बांध है। 3 में से 2 राजस्थान के अंदर है और 1 गुजरात के अंदर है। और इसके बाद फिर हमने कहा कि इस बांध से जितनी भी जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है वो कौन कर रहा है, राजस्थान कर रहा है। और फिर हमने कहा इस भाग के अंदर, यानी ये जो बांध बना हुआ है, इस बांध को किसको समर्पित किया गया है, कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर आदिवासी सर्वाधिक रहते हैं, इसी कारण इसे यानी ये जो बांध है किसको समर्पित किया गया, आदिवासियों को समर्पित किया गया। यानी समर्पित का मतलब यहाँ यह होता है दोस्तों, याद रखना,
यानी आदिवासियों का सर्वाधिक विकास करने की दृष्टि से कौन सा, तो आदिवासियों के सर्वाधिक विकास की दृष्टि से ये बांध महत्वपूर्ण, कौन सा, माई बजार सागर बांध। अब इसके बाद अपन आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं, और हमने कहा इसकी जो सहायक नदियां हैं कितनी, कौन कौन सी सहायक नदियां, तो याद कीजिए इसकी जो मुख्य रूप से सहायक नदियां हैं दो, एक जो नदी है कौन सी, जाखम, और एक कौन सी है, सोम। यानी जाखम नदी, वही पुनः एक बार बात होगी राजस्थान का दक्षिणी भाग, और हमने कहा कि ये जो 3 जिले हैं, तो ये जो जिला आया हुआ है कौन सा, प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के अंदर, कि प्रतापगढ़ के अंदर यहां पर पहाड़ियां आई हुई है, कौन सी पहाड़ियां, भंवर माता की पहाड़ियां, भंवर माता की पहाड़ियां कौन से जिले में है, प्रतापगढ़ में। यानी प्रतापगढ़ जिले के अंदर भंवर माता की पहाड़ियां, और यहीं पर याद रखना है आपके, यहाँ पर एक अभ्यारण्य आया हुआ, कौन सा, सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य आया हुआ यहाँ पर। तो भंवर की पहाड़ियां या सीता माता अभ्यारण्य से एक नदी का उद्गम होता है, और वो नदी, यानी हमने पहले ही समझा कि ये जो नदी है इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। कौन सी नदी थी ये, तो माई नदी की बात हुई। और हमने कहा कि यहां से ये जो नदी निकल रही है, कौन सी नदी, ये जो नदी है इस नदी को कहते हैं अपन जाखम नदी। यानी देखिए जाखम नदी, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जाखम नदी राजस्थान के कौन से जिले से निकलती है, तो आप क्या बताओगे, प्रतापगढ़ जिला। और प्रतापगढ़ जिले के अंदर पूछा जाता है कौन से अभ्यारण्य से, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सी पहाड़ियों से, भंवर माता की पहाड़ियों से नदी निकलती है, और ये नदी प्रतापगढ़ में बहने के बाद में सीधी कहाँ आएगी। यानी इसको इस मैप यहाँ पे ध्यान से समझे आप कि ये हमने कहा कि माई नदी, यहाँ से ये नदी जाखम नदी निकल रही है, और निकलने के बाद में ये नदी आती है यहाँ पर डूंगरपुर जिले के अंदर, और ये स्थान है आपके ये नवाटापुरा। जिला कौन सा, डूंगरपुर। कौन सी नदी, जाखम नदी। पहाड़ियाँ कौन सी, भंवर माता की पहाड़ियाँ। अभ्यारण्य कौन सा, सीता माता अभ्यारण्य। कौन सी नदी, जाखम नदी। कितने जिलों में बहती है, 2। नंबर 1 प्रतापगढ़, नंबर 2 डूंगरपुर। प्रतापगढ़ और कहाँ जा रही है, डूंगरपुर में, ये 2, ठीक है। नंबर 1 प्रतापगढ़ और नंबर 2 डूंगरपुर में। और इसी नदी पर प्रतापगढ़ के अंदर यहाँ पर एक बांध आया हुआ है। कौन सा बांध, जाखम बांध। कौन सा, जाखम बांध। और पूछा जाता है जाखम बांध किस नदी पर है, तो आप क्या बताओगे, जाखम नदी पर। और इस बांध की ऊंचाई कितनी है, 81 मीटर। कितनी, 81 मीटर, जो क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 81 मीटर। किस नदी पर है, जाखम नदी पर, और किस जिले में है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ क्या, 81 मीटर। और इसी संख्या को अगर आप थोड़ा चेंज कर दीजिए तो आपके एक क्वेश्चन और जीके का बन जाएगा।
यानी मैंने कहा 81 मीटर की ऊंचाई पर है, और ऑप्शन में याद रखना कई बार ये इसी संख्या को चेंज कर दिया जाता है। यानी देखिए 81 मीटर है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में कहीं 18 मीटर मिले तो 18 मीटर को देख के आपके मन में कौन सा जीके का क्वेश्चन याद आएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। यानी 81 मीटर पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन जब 18 मीटर की बात होगी तो 18 मीटर पर देखिए क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। जैसे 18 मीटर मिलेगा तो आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, राजस्थान का, उसकी भी बात होगी कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तब आप कहोगे पढ़ा हुआ है, याद आया, कौन सा, चूलिया जलप्रपात। कौन सा, चूलिया जलप्रपात। और चूलिया जो जलप्रपात है कौन सी नदी बना रही है, याद आया होगा, चंबल नदी। और कौन सी तहसील में बना रही है, याद आया होगा, भैंसरोडगढ़। और कौन से जिले में बन रहा है, चित्तौड़गढ़। यानी हमने क्या किया, सिर्फ एक संख्या को चेंज करके हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया था कि राजस्थान का अगर 18 मीटर मिल जाए, कहीं नजर आ जाए, तो आपको याद होगा कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप कहोगे चूलिया जलप्रपात। कौन सी नदी बनाती है, चंबल नदी बनाती है। कौन सी तहसील में, भैंसरोडगढ़। कौन से जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में। तो क्लियर यहाँ तक। यानी हम ऑप्शन देखकर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना 18 मीटर की बात होगी तो हमारा आंसर ये होगा, और जब 81 मीटर की बात होगी तो हमारा आंसर ये होगा। इसी प्रकार से अगर अपन देखें तो यहाँ पर अगर बात करें अपन, तो यहाँ पर कौन सा जिला आया हुआ है, उदयपुर। और उदयपुर जिले के अंदर यहाँ पर पहाड़ियाँ आई हुई है। कौन सी पहाड़ियाँ, यहाँ पर आई हुई है बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी, बीछा मेड़ा। कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ। और ये यहाँ से एक नदी निकलती है, और वो भी नदी कहाँ जाएगी, अपनी सहेली के पास। यानी जब वो भी नदी अपनी सहेली के पास जाएगी, और सहेली कहाँ पर थी, याद कीजिए, नवाटापुरा, डूंगरपुर। तो ये जो नदी है कौन सी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो नदी मिलेगी आपको कौन सी, सोम। और याद कीजिए कि जब जाखम नदी हमने कहा बहुरमाता की पहाड़ियों से निकलती है, तो ये कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, हमने कहा बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से। और हमने कहा कि ये कौन से अभयारण्य से निकलती है, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य से। तो ये भी क्या करेगी, ये भी अभयारण्य से निकलती है। और कौन से अभयारण्य से निकलती है, ये निकलती है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य से निकलती है। यानी दोनों नदियां हैं, और दोनों नदियां क्या करती है, पहाड़ियाँ पूछे तो दोनों अलग अलग पहाड़ियाँ, एक बहुर माता की पहाड़ियाँ, एक बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ। और अगर वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो कौन सी, एक तो जाखम निकलती है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, और ये निकलती है सोम, कौन से, फुलवारी की नाल अभयारण्य से। दोनों कितने जिलों में बहती, दोनों दो जिलों में बहती है। यानी ये नदी भी क्या करेगी, उदयपुर में बहने के बाद में डूंगरपुर में जाएगी। और अब देखिए कि इस नदी, यानी ये जो नदी है कहाँ गई थी, नवाटापुरा, डूंगरपुर। और ये जो नदी थी जाखम नदी, ये नदी भी क्या की, कहाँ से निकली थी, प्रतापगढ़ से। देखिए ये यहाँ पर और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमने बात की थी बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ, इनको आप इस प्रकार की एक लाइन से मिला दीजिए, ये त्रिभुज बना या नहीं बना, देखिए। यानी इस प्रकार का ये जो त्रिभुज बना, यानी नवाटापुरा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर, इसके बीच में एक त्रिभुज बना। और इसी त्रिभुज को, यानी इन तीनों के बीच वाले भाग को
कौन सा प्रदेश कहते हैं? तो हमने लिखा था शुरू में भाटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? भाटी प्रदेश कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो ये कौन सा प्रदेश हुआ साथियों? ये हुआ हमारा भाटी प्रदेश। और इस भाटी प्रदेश के अंदर यानी इसका निर्माण नदियों के द्वारा हुआ। तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी आपको कैसी मिलेगी? यहाँ की जो मिट्टी मिलेगी वो मिट्टी कैसी मिलेगी? याद रखना, रेड लोमी मिट्टी। कैसी मिट्टी? रेड लोमी मिट्टी मिलती है। और जैसे रेड लोमी मिट्टी की बात होगी तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि रेड लोमी मिट्टी किसके लिए, कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, उपजाऊ है? यानी ये जो मिट्टी है रेड लोमी मिट्टी कौन सी, किसके लिए? तो ये कौन सी फसल के लिए? तब आप कहोगे मक्का और चावल। यानी मक्का और चावल राजस्थान के दक्षिणी भाग में कौन से प्रदेश में बोया जाता है? तो आप बताओगे भाटी प्रदेश के अंदर। और यहीं पर आपसे पूछा जाता है कि अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन दूं, माही, धवल और माही कंचन, ये दोनों किसकी किस्में है? ये दोनों मक्का की किस्में है। इसी के साथ यहाँ पे पूछा जाता है माही सुगंधा, कि माही सुगंधा किसकी किस्में है? तो आपका आंसर होगा चावल। और कौन से प्रदेश की बात होगी? भाटी प्रदेश की बात होगी। और किन किन जिलों की बात होगी? तो अभी आपने कहा, हमने देखा यहाँ पर कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर। तो ये हम जो बात कर रहे थे मुख्य रूप से कौन से प्रदेश की बात कर रहे थे? माही प्रदेश।